हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस। हम लोग आज डिस्कस करेंगे सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया सैंपल क्वेश्चन पेपर, जिसका कोड 086 है और जो आपके टर्म 2 के प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके मार्च या अप्रैल में होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन पेपर से। और क्वेश्चन पेपर के साथ साथ यहाँ पे मैंने इसकी आंसर की भी है, वो खोली हुई है। आपको मैं भी दिखाता हूँ। हियर इट इज। तो ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन पेपर है और साथ ही आंसर की भी है। तो मतलब किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत होगी तो हम लोग यहाँ पे उसका आंसर चेक कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल इंस्ट्रक्शंस है। 40 मार्क्स का पेपर है, 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं। क्वेश्चन पेपर हैज 3 सेक्शन, क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन होंगे और 15 क्वेश्चंस हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी 15 क्वेश्चंस करने जरूरी हैं। ए सेक्शन हैज 7 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच। सेक्शन ए में 2 मार्क्स वाले 7 क्वेश्चंस होंगे, तो इसका मतलब ये आपकी मार्किंग बन गई 14 मार्क्स का हो गया सेक्शन ए। उसके बाद सेक्शन बी हैज 6 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच। बी सेक्शन में 6 क्वेश्चन हो गए 3 मार्क्स वाले, यानी कि ये बन गया आपके पास 18। देन सेक्शन सी हैज 2 केस बेस्ड क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स ईच। तो 2 क्वेश्चन मिलेंगे 4 मार्क्स वाले और ये केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो आप जोड़ कर सकते हो, इट विल बी 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स का पेपर आपका इस तरीके से सेटअप है। 15 क्वेश्चन है टोटल। इंटरनल चॉइसेस हैव बीन प्रोवाइडेड इन सब क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस है। A student has to attempt only one of the alternative in such question। तो स्टूडेंट को उनमें से एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जहां पे भी चॉइस मिली हुई है। चलिए सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। द टेबल शोज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ 4 एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दिया गया है। P2,6 किसका है ये एलिमेंट? ये एलिमेंट ऑक्सीजन बन गया है, साथ साथ लिखते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज Q281 11 यानी कि सोडियम। R है 287 यानी कि क्लोरीन और S इज 288 यानी कि 18 है आपका आर्गन। तो इसका मतलब हमें ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं PQRS। आइडेंटिफाई विच एलिमेंट या एलिमेंट्स विल फॉर्म कोवालेंट बॉन्ड विद कार्बन। कौन से एलिमेंट हैं जो कार्बन के साथ कोवालेंट बॉन्ड बनाएंगे? हमें पता है ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कार्बन के साथ बॉन्डिंग यानी इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। तो राइट आंसर विल बी पी एंड आर। तो हमारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? पी एंड आर। सोडियम और आर्गन कोवालेंट बॉन्ड नहीं बनाते, इसीलिए ये क्यू और एस आंसर नहीं लिखा जाएगा। और आपने पी एंड आर ही लिखना है, ओ या सी एल नहीं लिखना। नेक्स्ट है कार्बन रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स, गिव सूटेबल रीजन। कार्बन एक एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, जो भी आपने टेबल में देखे। उसकी वजह क्या है? क्या वजह है? हमने देखा था वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जिसके अंदर आपके पास कार्बन की 2 प्रॉपर्टीज थी। एक थी कैटेनेशन और दूसरा था टेट्रावेलेंसी। और इसी वजह से जो कार्बन है वो इतने ज्यादा कंपाउंड बना सकता है। तो कैटेनेशन एंड टेट्रावेलेंसी इज द राइट आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का डन हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डायग्राम बिलो शोज पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब ये आपको पीरियोडिक टेबल का एक पार्ट बना के दिया गया है। Which element would react to form covalent compounds? कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपस में रिएक्ट करके कोवालेंट कंपाउंड बनाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे? सबसे पहले ये अपना ग्रुप 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17 एंड लास्ट ग्रुप 18। सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो आपको पता है उनकी वैलेंसी 2 होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करना प्रेफर करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन की और सेकंड ग्रुप का ये जो एलिमेंट है ये आपका मेटल होगा, तो मेटल की प्रॉपर्टी भी इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो ये तो आपका कोवैलेंट कंपाउंड नहीं बनाएगा। 16 और 17 ग्रुप वाले क्या करते हैं, जैसे 16 की वैलेंसी होती है -2, 17 वाले की होती है -1, और दोनों ही नॉन मेटल की कैटेगरीज में आते हैं। तो नॉन मेटल्स ही जो है वो मोस्टली कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, तो इसीलिए राइट आंसर विल बी वाई एंड जेड। वाई और जेड एलिमेंट ये आपस में रिएक्ट करके कोवैलेंट कंपाउंड बना सकते हैं। बिटवीन दी टू एलिमेंट्स W एंड Z, W और Z के बीच में से विच विल हैव अ बिगर एटॉमिक रेडियस एंड वाई। W और Z में से किसका साइज बड़ा है और क्यों है। W ग्रुप 2 के अंदर आता है, और आप लोगों के पास अगर हम लोग पीरियड की बात करें तो 1 पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। तो जो W है वो आपका फोर्थ पीरियड में आ गया। फोर्थ पीरियड मतलब कितने शेल हो गए, 4 शेल हो गए। अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे 1, देन व्हाइट बोर्ड पे चलेंगे, जैसे 4 शेल हो गए, 1, देन 2, 3 एंड 4। ये 4 शेल जो है वो हमारे बन गए एलिमेंट के, और ये न्यूक्लियस आ गया। ये हो गया W का। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट इसके साथ कंपेयर करना है दैट इज Z। Z1 2 सेकेंड पीरियड में आ रहा है, तो सेकेंड पीरियड मतलब क्या होगा, कितने शेल बनेंगे, ओनली 2 शेल, 1 एंड 2। तो आप ऑटोमेटिकली या क्लियरली बता सकते हो कि किसका एटॉमिक रेडियस बड़ा होने वाला है। जितने ज्यादा शेल होते हैं उतने ज्यादा रेडियस बड़ा होता है, तो जो W एलिमेंट है उसका रेडियस बड़ा होएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी विल राइट एलिमेंट W हैज मोर नंबर ऑफ शेल्स एज कंपेयर टू द एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है, Z। दैट इज वाई W विल हैव अ बिगर एटॉमिक रेडियस। तो जितने ज्यादा शेल होते हैं जिसके पास उतना उसका साइज बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 3, trace the path a male gamete takes to fertilize a female gamete after being released from the penis। पेनिस से रिलीज होने के बाद जो मेल गैमेट है दैट इज अ स्पर्म यू कैन से, वो फीमेल के गैमेट यानी कि एग को फर्टिलाइज करने के लिए जिस पाथ से जाता है उस पाथ को आपने ट्रेस करना है। ओके, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फीमेल पार्ट में आएगा वेजिना, देन उसके बाद था यूटेरस, और आगे है आपके पास फिलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। फिलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये 3 पार्ट्स हैं जो आने चाहिए, और अब आंसर भी चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या आंसर है। यस, तो हमारे पास आंसर्स आ गए हैं। मेल गैमेट ट्रेवल्स इन द फीमेल reproductive tract after being released path which is vagina, yes, uterus, fallopian tube resulting in zygote। ठीक है सर, यही आएगा आपका वेजिना, देन यूटेरस एंड देन fallopian tube। और इन्होंने अल्टरनेटिवली भी लिखा है कि अगर किसी ने डायग्राम बनाया हुआ है और डायग्राम में अगर ये तीनों पार्ट्स लेबल कर दिए हैं फिर भी फुल मार्क्स उनको मिलेंगे। तो ये मार्किंग स्कीम प्रॉपरली इन्होंने आपको गिवन की हुई है। ओके जी, चलिए थर्ड क्वेश्चन का अब हम लोग करने वाले हैं बी पार्ट। स्टेट द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ जायगोट। जायगोट के अंदर क्रोमोसोम के सेट के क्या नंबर होते हैं वो हमें बताने हैं। देखिए हम लोग को पता है जो जायगोट होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है। उसमें क्या होता है, जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं वो आते हैं मेल से, और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं फीमेल से।
तो इससे उनकी नंबरिंग रिस्टोरिंग हो जाती है। तो इसका मतलब जो सेट है, एक सेट कहाँ से आया, मेल से, और एक सेट कहाँ से आ रहा है, फीमेल से। तो इसका मतलब हम लोग कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, 2n, ट्वाइस ऑफ n, 2n सेट जो होते हैं वो जायगोट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक बार फिर भी हम लोग क्लैरिफाई कर लेते हैं यहाँ पे। Zygote has two sets of chromosomes alternatively except 2n, no marks to be assigned for n और 2n। ठीक है जी, या तो आप सिंपली 2 सेट लिखते क्रोमोसोम के, या फिर आप 2n कुछ भी लिख सकते हो, दोनों में से मतलब दोनों वैलिड आंसर आपके माने जाएंगे। एक सेट फ्रॉम मेल पेरेंट और एक सेट फ्रॉम फीमेल पेरेंट आप लोगों का आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन में, राजेश ऑब्जर्व्ड अ पैच ऑफ ग्रीनिश ब्लैक पाउडर मास ऑन अ स्टेल पीस ऑफ ब्रेड। राजेश ने एक ब्रेड के स्टेल यानी कि खराब लगा लो या बासी लगा लो उसके टुकड़े पे देखा, एक ग्रीन ब्लैक पाउडर मास इकट्ठा हो गया, उसका पैच एक हिस्सा सा बन गया है। नेम द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड इट्स स्पेसिफिक मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसका स्पेसिफिक मोड का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का क्या मोड है। तो अगर आपको याद हो, यहाँ पे एक्टिविटी 8.2 की बात हो रही है, जहाँ पे ब्रेड का स्लाइस लिया था और वहां पे मतलब हम लोगों ने उसको वेट किया था, और उसका स्पोर फॉर्मेशन में जाके बताते थे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको अपन रिजोपस बोलते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसको हम लोग नाम अपने अकॉर्डिंगली जो बुक में दिया हुआ है, वो तो एक तो दिया हुआ है आपको ब्रेड माउल्ड, जिसके लिए हम लोग इसको आंसर लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं रिजोपस। चलिए, तो ये हमारे अकॉर्डिंगली आंसर होना चाहिए। और स्पेसिफिक मोड क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसका मोड था स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन जो था वो मोड में जाता है, जो इसका नेमिंग था। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे आंसर क्या बनाया गया है। ग्रीनिश ब्लैक पाउडर मास ऑन स्टेल पीस ऑफ ब्रेड इज ड्यू टू ब्रेड माउल्ड रिजोपस। जी बिल्कुल ठीक है, ब्रेड माउल्ड रिजोपस है, और विच प्रोड्यूसेस बाय स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, सॉरी स्पोर फॉर्मेशन। ओके ठीक है। सेकंड अब देखते हैं, नेम इट्स वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इसका वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तो वो हो गए आपके पास स्पोरेंजिया, जो टाइनी ब्लोब स्ट्रक्चर थे, टाइनी ब्लोब लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको स्पोरेंजिया बोलते थे, उनके अंदर स्पोर्स होते थे। तो ये तो थे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और इन्होंने अब आपसे पूछा है एक वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव, आई थिंक ये जो स्पोरेंजिया है ये अटैच होता था थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पे, तो उनको मे बी यहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट बोला गया हो। थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर, जो धागे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते थे, आई थिंक जिनको आप हाइफे बोलते थे, तो दैट शुड बी द वेजिटेटिव पार्ट। ये वेजिटेटिव पार्ट होना चाहिए। वेजिटेटिव पार्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफे, और टाइनी ब्लोब लाइक स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया रिप्रोडक्टिव पार्ट होना चाहिए आंसर। लेट अस चेक दी आंसर। आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं। हाइफे और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल जी सही है, एंड टाइनी ब्लोब लाइक स्ट्रक्चर और स्पोरेंजिया द रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, सही आंसर है। तो यही आप लोगों का आंसर बनेगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। मस्टर्ड वॉज ग्रोइंग इन टू फील्ड्स। दो खेतों में सरसों उगाई गई थी, ए एंड बी। वाइल फील्ड ए प्रोड्यूस्ड ब्राउन कलर सीड्स। ए फील्ड में ब्राउन कलर के सीड्स प्रोड्यूस हुए, फील्ड बी में येलो कलर के सीड्स प्रोड्यूस हुए हैं। It was observed that in field A, the offspring showed only the parental trait for consecutive generation। ये देखा गया कि ऑफस्प्रिंग ने सिर्फ पेरेंटल ट्रेट वाले ही, मतलब अगली जनरेशन में जो ट्रेट्स थे वही अपीयर हुए। वेयर एज इन फील्ड बी, लेकिन फील्ड बी में मेजॉरिटी जो थे उन्होंने क्या शो किया, प्रोजेनी में वेरिएशन शो किया।
व्हाट आर द प्रोबेबल रीजंस फॉर दिस, तो क्या रीजन हो सकता है। यहाँ पे प्रोबेबल रीजन की जो बात की जा रही है, ऑब्जर्व ए के अंदर सिर्फ अगर पेरेंटल ट्रेट ही जा रहा है तो उसका मतलब तो ये हो गया है कि जो यहाँ पर रिप्रोडक्शन हुआ है वो आप लोगों का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है ही है। ये फील्ड ए वाले ने यहाँ पे क्या किया, अपने जैसे ही करेक्टर शो किए, पेरेंटल ट्रेट थे जो भी थे वही रिप्रेजेंट किए, तो इसका मतलब क्या है, कोई चेंज नहीं आया। तो इट मींस वो पॉसिबल है कहाँ, जब आप सेल्फ पॉलिनेशन की तरफ जा रहे हो। लेकिन जब यहाँ पे वेरिएशंस आ गए हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जीन्स की जो है वो एक्सचेंज हुआ है, तो वो तभी हो सकता है जब पॉलिनेशन किस टाइप का होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर ए के लिए सेल्फ जाएगा और बी के लिए क्रॉस पॉलिनेशन जाएगा। एक्चुअली में थोड़ा सा मेरे को खुद कंफ्यूजन था, तो मैंने आंसर चेक करके यहाँ पे आप लोगों को बताया कि किस सेंस में वो पूछा जा रहा है। सेकंड इसके पास ऑप्शन है बी, जैसे हमने बोला था कि इंटरनल चॉइस मिलेगी, तो मतलब आपको या तो ये क्वेश्चन करना है पार्ट या फिर ये वाला पार्ट करना है। In an asexually reproducing species, if a trait X exists in 5% of a population and trait Y exists in 70% of the same population, which of the two traits is likely to have arisen earlier? Asexual reproduction वाले species में X trait 5% population में है और Y trait 70% population में है, तो दोनों में से कौन सा ट्रेट पहले अराइज हुआ होगा और उसकी वजह क्या है। तो 70% वाला जो ट्रेट है वो ज्यादा पॉपुलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब जो वाई ट्रेट है वो पहले एग्जिस्ट हुआ होगा, क्योंकि टाइम के साथ चेंजेस आते गए और इसी वजह से जो वाई ट्रेट है उसके अंदर जो है वो वैल्यू कम होती गई। लेकिन क्योंकि एक्स ट्रेट अभी सिर्फ 5% में है, तो इसका मतलब ये वाला जो ट्रेट है अभी न्यू फॉर्मेशन हुआ है, इसीलिए ट्रेट वाई जो है वो पहले एग्जिस्ट हुआ है एज कंपेयर टू एक्स। चलिए आंसर हम लोग देखते हैं कि इनके अकॉर्डिंगली क्या है। ट्रेट वाई 70% of these likely to have arisen because in asexual identical copies are produced and variation do not occur। वाई ट्रेट में जो 70% में है, कहता है वो पहले अराइज हुआ होगा क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है डीएनए की आइडेंटिकल कॉपीज बनी होंगी और वेरिएशन नहीं हुई। न्यू ट्रेट कम इन पॉपुलेशन ड्यू टू सडन म्यूटेशन एंड देयर आर इनहेरिटेड। जो नया ट्रेट आया पॉपुलेशन में वो अचानक जो जीन में थे उनमें चेंजेस वजह से आया है और फिर वो इनहेरिट यानी कि अगली अगली जनरेशन में ट्रांसफर होता गया। 70% ऑफ द सॉल्यूशन विद पॉपुलेशन विद ट्रेट वाइज लाइकली टू हैव बीन रिप्लिकेटिंग द ट्रेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 5% ऑफ पॉपुलेशन विद ट्रेट एक्स। तो जो 70% पॉपुलेशन है जिनके पास ट्रेट वाई है, वो मतलब ज्यादा अपना ये वाला जो ट्रेट है उसको यू कैन से रिपीट कर रही है अभी तक एज कंपेयर टू ट्रेट एक्स के जो सिर्फ 5% में है। तो इसका मतलब ट्रेट एक्स जो है वो पहले नहीं, वो लेट राइज हुआ है, लेकिन वाई पहले राइज हो गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए मोटर में आ गए, फिजिक्स आ गई है। A simple motor is made in a school laboratory। स्कूल की लैब में एक मोटर तैयार की गई है। Coil of wire is mounted on an axle between the poles of a horseshoe magnet as illustrated। और पोल्स के बीच में एक हॉर्सशू मैग्नेट है, उसके ऊपर वायर जो है वो कॉइल किया हुआ है जैसे कि दिखाया गया फिगर में। above एग्जांपल में ABCD हॉरिजॉन्टल, ABCD हॉरिजॉन्टल है एंड बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी कनेक्ट की गई है। पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। थोड़ा सा अपन डार्क कर लेते हैं यहाँ पे। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव, मतलब जो करंट है इट इज फ्लोइंग लाइक दिस, ऐसे फ्लो कर रहा है। फॉर दिस पोजीशन स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन आर्म AB। AB के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वो पता करनी है। तो करंट हम लोग दे रहे हैं, हमें फोर्स की डायरेक्शन पता करनी है, तो यानी कि हमें कौन सा रूल यूज करना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, फोर फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को स्ट्रेच कर ले। स्ट्रेच करें इस तरीके से कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो। अब देखिए जो आपका थंब है वो तो बताएगा फोर्स की डायरेक्शन, थंब बताएगा फोर्स की डायरेक्शन। जो आप लोगों का फोर फिंगर है यानी कि जो फर्स्ट फिंगर है वो बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन।
और जो मिडिल फिंगर है वो आपको बताती है करंट का डायरेक्शन। चलिए अब देखिए, जो करंट है वो ए से बी की तरफ जा रहा है। आप आपने अपने लेफ्ट हैंड की इन फिंगर्स को स्ट्रेच कर लेना है परपेंडिकुलरली, और जो मिडिल फिंगर है जो करंट की डायरेक्शन देती है वो होनी चाहिए आपके सामने वाली गोल की तरफ। या जैसे आप लोगों ने सपोज करे मोबाइल रखा हुआ है, तो मोबाइल के तरफ जो मिडिल फिंगर है वो इशारा करनी चाहिए। हम लोग एज पर डायग्राम यहाँ पर कर रहे हैं। आपकी जो फर्स्ट फिंगर है वो आपके राइट साइड इशारा कर रही होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड को बताती है। और डायग्राम के अकॉर्डिंगली भी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होती है जब हम लोग आउटसाइड द मैग्नेट बात करते हैं। तो आप देख रहे होगे कि आपका जो थंब है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस पोजीशन में या इस स्टेट में जो ए बी वाली आर्म है वो नीचे की तरफ मूव करेगी। तो इसका मतलब क्या है, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स यानी कि नीचे की तरफ लग रही है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाता कि सीडी में बताइए, तो सीडी में देखिए करंट क्या आ रहा है, सीडी में करंट हमारी तरफ आ रहा है। तो आप लोग क्या करते, आप लोग जो मिडिल फिंगर है वो अपनी तरफ कर लेते। जो आपकी फर्स्ट फिंगर थी वो नॉर्थ से साउथ वही राइट साइड की तरफ जाती, लेकिन थंब अब ऊपर आ जाता। यानी कि ए बी अगर नीचे की तरफ पुश होगी तो सी डी ऊपर की तरफ पुश करेगी, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू हो जाती है। हमें सिर्फ ए बी के लिए पता करना था, तो इसीलिए आंसर डाउनवर्ड आएगा। नेक्स्ट है, व्हाई डज द करंट इन द आर्म बीसी नॉट कंट्रीब्यूट टू द टर्निंग फोर्स ऑन द कॉइल। हमने देखा कि ए बी और सी डी की वजह से तो मोटर घूम रही है, लेकिन बीसी की वजह से कहता है आर्म पे जो टर्निंग फोर्स है उसका कोई रोल नहीं बन रहा। व्हाई, क्यों? क्योंकि जो बीसी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है इनकी डायरेक्शन सेम हो गई है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट कैरिंग कॉइल की डायरेक्शन के सेम हो जाती है तो फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाती है, एफ जीरो लगती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाएगा कॉइल के या कंडक्टर के, तो उस केस में एफ जीरो होगी, इसीलिए ये वाला कोई रोल प्ले नहीं करेगा। तो इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस मिली है, देखते हैं। A circuit contains a battery, variable resistor and solenoid। एक सर्किट में बैटरी है, वेरिएबल रेजिस्टर है और सोलेनॉइड है। फिगर बिलो शोज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन द सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड ने जो करंट प्रोड्यूस किया है उसकी वजह से, जो करंट हमने दिया उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसका पैटर्न दिखाया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, state how the magnetic field pattern indicates region where the magnetic field is the stronger। कहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न को देखते हुए ये कैसे कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। थ्योरी को याद करें, थ्योरी में ये था कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्लोज होंगी, ज्यादा पास पास होंगी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्लोज है एक दूसरे के, तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए आंसर एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये किस तरीके से आंसर दे रहे हैं। relative closeness of field lines indicating the strength of magnetic field since lines are crowded around the ends of the coil and these are the region of strongest magnetism। बिल्कुल, जहां पे लाइंस क्लोज्ड है और वो लाइंस क्लोज्ड आपको सोलिनॉइड के एंड्स पे दिखाई दे रही है, तो इसीलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। What happens to the magnetic field when the current in the circuit is reverse। अगर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाती है। क्योंकि हम लोगों ने थ्योरी में देखा था अगर करंट फ्लो की डायरेक्शन चेंज हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। सेवेंथ क्वेश्चन, DDT was spray in a lake to regulate breeding of mosquitoes। एक लेक में DDT एक केमिकल होता है, वो स्प्रे किया जाता है ताकि जो मॉस्किटो की ब्रीडिंग है वो कंट्रोल में रहे। हाउ वुड इट अफेक्ट द ट्रॉफिक लेवल इन द फॉलोइंग फूड चेन एसोसिएटेड विद अ लेक। ये ट्रॉफिक लेवल को किस तरीके से इफेक्ट करेगी, जो चेन आपको नीचे दिखाई दे रही है एक लेक के अंदर। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करें।
हम लोगों ने देखा था कि जो DDT या जो केमिकल्स होते हैं ये फूड चेन के अंदर अगर एंटर कर जाते हैं तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एज इट इज प्रिजर्व रहते हैं, ये खत्म नहीं होते। तो अगर नेक्स्ट 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 पे हम लोग चले जाते हैं तो उसका अमाउंट इंक्रीज ही होता रहता है। तो इसीलिए एक्वेटिक इन्वायरमेंट से जो प्लैंकटन है वहां पे ये चला गया इनके, और फिर जब स्मॉल फिश इन प्लैंकटन के खाएगी तो स्मॉल फिश में वो हार्मफुल केमिकल चला गया, फिर लार्ज फिश में चला गया और फिर हाथ में चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो अमाउंट है कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा, और इसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हम लोग कहते हैं कि हमारे फूड चेन के अंदर हार्मफुल केमिकल्स का एंटर हो जाना और वो हर स्टेज पे इंक्रीज होता जाए, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। एक बार आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं। DDT being a non-biodegradable pesticide will enter the food chain from first trophic level plankton. बिल्कुल, non-biodegradable pesticide accumulate progressively at each trophic level. This phenomena is called biological magnification. Half will have the highest level of pesticide. तो इन्होंने पूछा हुआ था, हाफ मार्क दिया हुआ है, क्या ये पूछा हुआ है कि सबसे ज्यादा किसमें होगा? ये पूछा नहीं हुआ, लेकिन ये लिखना है कि सबसे लास्ट वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास सबसे ज्यादा ये अमाउंट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग फूड चेन, इस फूड चेन में वर्टिकल एरोज, जो ऊपर की तरफ एरोज बने हुए हैं, वो इंडिकेट करते हैं द एनर्जी लॉस्ट टू द इन्वायरमेंट एंड हॉरिजॉन्टल। ये आपको ऊपर वाले एरो शो करते हैं कि जो एनर्जी इन्वायरमेंट को लॉस्ट हो गई, एंड हॉरिजॉन्टल एरोज, और जो हॉरिजॉन्टल वाले एरोज हैं इंडिकेट एनर्जी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है अगले ट्रॉपिक लेवल की तरफ वो बताते हैं। विच वन ऑफ थ्री वर्टिकल एरोज, ये तीन वर्टिकल एरोज जो ए सी और ई है, विच वन ऑफ टू हॉरिजॉन्टल एरोज, और जो दो हॉरिजॉन्टल एरो हैं बी और डी, उनमें से कहता है कौन ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ए सी ई में से कौन है और बी और डी में से कौन है, और अपना आंसर बताइए। अगर आपको याद हो 10% जूल लो वाला फिनोमिना आया था, जिसके अकॉर्डिंगली क्या था कि फर्स्ट स्टेज पे जितनी एनर्जी है उसका 90% ऑर्गेनिज्म खुद ही खत्म कर देते हैं, नेक्स्ट के लिए 10% ही अवेलेबल होता है। तो अगर हम लोग बी और डी की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एनर्जी है या सबसे ज्यादा जो एनर्जी होएगी किसी के पास वो ग्रीन प्लांट्स है। उसके बाद यहाँ से 10% ही जाएगा डियर के पास, और फिर डियर का 10% जाएगा टाइगर के पास। तो बी और डी में से जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी आएगा, 10% एनर्जी का रूल यूज करके। ए सी और ई की बात करें, अगर यहाँ पे इनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है तो फिर ऑटोमेटिकली है इन्वायरमेंट के पास भी सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ से जाएगी, ए के थ्रू जाएगी। तो ए सी ई में से ए का आंसर और बी और डी में से बी का आंसर शुड बी द राइट आंसर, और हम लोग अपना आंसर चेकआउट कर लेते हैं। ए विल रिप्रेजेंट मोर एनर्जी, बिल्कुल सही है। बी विल, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल यही इन्होंने 10% का ही रूल यूज किया हुआ है, तो वही हमारा आंसर सही आएगा। तो ये आप लोगों का सेक्शन जो ए है वो हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया है। नाउ लेट अस डू सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है, चूज एन एलिमेंट फ्रॉम पीरियड 3। पीरियड 3 में से एक एलिमेंट चुने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, दैट मैचेस द डिस्क्रिप्शन बिलो इन ईच इंस्टेंस। जो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, डिस्क्रिप्शन दी हुई है, उसके साथ मैच करें। गिव रीजन फॉर योर चॉइस, और आपकी चॉइस का रीजन भी होना चाहिए। इट हैज अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू डायमंड, इसका स्ट्रक्चर डायमंड की तरह सिमिलर है। इट हैज सेम वैलेंसी एज लिथियम, इसकी वैलेंसी लिथियम की तरह सेम है। इट हैज वेरिएबल वैलेंसी एंड इज अ मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, इसके पास जो वैलेंसी है वो वेरिएबल है, और उसका जो जो मेंबर है वो ऑक्सीजन फैमिली यानी कि 16 ग्रुप का ये एक मेंबर है। सबसे पहले तो पीरियड 3 के हमें ऐसे एलिमेंट को ढूंढना है जिसका स्ट्रक्चर डायमंड की तरह सिमिलर हो। अब आपको पता है जो डायमंड है वो आप लोगों का कार्बन का एलोट्रोप है। कार्बन मतलब कौन सा ग्रुप हो गया कार्बन का, ग्रुप 14।
तो हमारे पास ग्रुप 14 के अंदर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली सिर्फ दो ही एलिमेंट है, एक कार्बन और एक सिलिकॉन। तो कार्बन की तो बात इन्होंने कर ही दी है डायमंड की फॉर्म में, तो इसका मतलब इसमें कौन सा आंसर आएगा हमारे पास, सिलिकॉन आएगा, कि सिलिकॉन और कार्बन का ग्रुप नंबर सेम है, तो जो सिलिकॉन है उसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू डायमंड होएगा। नेक्स्ट, इट हैज सेम वैलेंसी एज लिथियम, वैलेंसी जो है वो लिथियम की तरह इसकी भी सेम है। अब देखिए पीरियड 3 का हम लोगों को एलिमेंट ढूंढना है। सबसे पहले लिथियम की बात करते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 2,1 यानी कि वैलेंसी यहाँ पर 1 है। तो हमें अब ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसकी वैलेंसी 1 हो, +1 या -1। पीरियड 3 के अंदर आपके पास जो एलिमेंट आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, सोडियम, उसके बाद आता है आपके पास मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ये आते हैं। अब थर्ड पीरियड में किसकी वैलेंसी लिथियम की तरह सेम है, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 281। तो यानी कि यहाँ पे भी जो आप लोगों का आंसर है वो क्या बन जाएगा, सोडियम बन जाएगा, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी सेम टू सेम लिथियम जैसी होती है, और सोडियम थर्ड पीरियड में आने वाला एक एलिमेंट है। इट हैज वेरिएबल वैलेंसी, इसकी वैलेंसी वेरिएबल है, यानी कि एक से ज्यादा वैलेंसी है, एंड इज अ मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ओके, 16 ग्रुप की बात करें तो आपके पास दो ही एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन एंड सल्फर। अब वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या हो गया है कि एक ही चीज दूसरे एलिमेंट के साथ अलग अलग कंपाउंड बनाती है। शायद आप लोगों को याद भी हो या शायद ना भी याद हो, सल्फर SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, याद होगा अगर आपने फेरस सल्फेट की रिएक्शन की थी टर्म 1 में, फर्स्ट चैप्टर में, जब आप इसके क्रिस्टल्स को हीट कर रहे थे तो आपके पास Fe2O3, SO2 एंड SO3, तो ये आप लोगों के कंपाउंड बने थे। तो सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरीके से दो कंपाउंड बना रहा है, और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब इसके पास वैलेंसी वेरिएबल हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, सल्फर आंसर आएगा। तो सिलिकॉन, सोडियम एंड सल्फर। चलिए देखते हैं कि हमारा आंसर सही है। सिलिकॉन रीजन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इन्होंने स्ट्रक्चर का नाम दे दिया है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, या टेट्रा वैलेंसी या 4 वैलेंसी या फिर कैटेनेशन। तो ठीक है, तो सिलिकॉन की ये रीजनिंग हम लोग लिख सकते हैं। कोवलेंट बॉन्ड लाइक कार्बन, ये भी आपको नंबर फुल दे जाएगा। सोडियम बिल्कुल सही है। सल्फर, इट फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ओके रिपोर्ट है। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। How many isomers are possible for the compound with the molecular formula C4H8? C4H8, 4 कार्बन हाइड्रोजन के 8, यानी ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, CnH2n। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये एल्कीन का भी हो सकता है, और ये जो फॉर्मूला है वो साइक्लो एल्केन का भी हो सकता है। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांच चेन आइसोमर, तो ब्रांच चेन आइसोमर का हमसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ये एल्कीन की बात ही की जा रही है। चलिए C4H8, 4 कार्बन, 1 2 3 4, और आपको पता है अगर एल्कीन है तो दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है, तो बाकी सारे हम लोग क्या प्रोड्यूस कर देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे, ताकि सभी की वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया एक तो ब्यूटीन का स्ट्रक्चर नंबर 1। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, जो डबल बॉन्ड है उसको शिफ्ट कर सकते हैं अपा सेकंड वाले कार्बन पे। तो इस तरीके से ये दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कंपाउंड अलग अलग है।
थर्ड स्ट्रक्चर में हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रांचिंग में लेके जा सकते हैं। सी इधर करते हैं, स्पेस का थोड़ा दिक्कत, इसको इरेज ही कर दो। तो दो स्ट्रक्चर तो अभी तक बन गए हमारे पास। थर्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, 3 कार्बन और 1 कार्बन, एक डबल बॉन्ड लगा लेते हैं इस तरीके से, H H H H H। तो इस तरीके से ये हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर बन गया। और पॉसिबिलिटी है कोई, और पॉसिबिलिटी हमारे पास 1 2 3 1 ये तो 3 स्ट्रक्चर्स, 3 तो ये हो गए और एक हमारा बन जाएगा रिंग वाला। यस, 4 कार्बन आपने रिंग में लगा दिए, डबल बॉन्डेड साइक्लो एल्केन, नहीं नहीं सॉरी, सिंगल बॉन्ड। साइक्लो एल्केन में तो सिंगल बॉन्ड होता है। 1 2 3 4 5, यस ठीक है। तो ये 4 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो गए हैं विद फॉर्मूला C4H8। तो हमारा आंसर आएगा 4 आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए ब्रांच चेन आइसोमर का। ब्रांच चेन आइसोमर कौन सा है, ये वाला जिसमें एक कार्बन हमारा ब्रांच में चला गया। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे। चलिए व्हाइट बोर्ड हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो कार्बन बना लो 4, नीचे लगा लेते हैं ब्रांच 4। अब इनके क्या करोगे आप लोग, पहले तो 4 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना लो। एक डबल बॉन्ड भी चाहिए, तो इसीलिए 2 कार्बन्स के इलेक्ट्रॉन्स को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दोगे। चलिए ये हो गए कार्बन। अब हाइड्रोजन लगाने हैं हम लोगों ने। हाइड्रोजन के लिए डॉट यूज कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ये देखिए ये हो गया लाइक दिस। आप इनकी ज्वाइनिंग दिखा भी सकते हो लाइक दिस। ये डबल बॉन्ड आ गया है और आप देख सकते हो हर कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो दिस इज C4H8। तो इस तरीके से हमारा ये चेन वाला, ब्रांचिंग चेन वाला जो है आइसोमर बन गया। ठीक है ये। How will you prove that C4H8 and C5H10 are homologous? C4H8 और C5H10 होमोलॉजिस है। आप कैसे कहता है प्रूव करोगे, बहुत आसान है। हमने होमोलॉजिस सीरीज में क्या पढ़ा था कि एक तो फॉर्मूला डिफरेंस CH2 होना चाहिए। कितने कार्बन का डिफरेंस है 1 और हाइड्रोजन के 2। तो CH2 का डिफरेंस आ रहा है, आ रहा है। मॉलिक्यूलर मास 14U का डिफरेंस आ रहा है, आ रहा है। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। 12 प्लस 1 इंटू 2 2, तो 12 प्लस 2 14 आ गया। उसके बाद आप लोग ये बोल भी सकते हो कि ये एल्कीन फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n है। या फिर ये साइक्लो एल्केन की फैमिली को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका भी जनरल फॉर्मूला CnH2n है। तो इस तरीके से ये हमारे पास प्रूव हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हम लोग मिला लेते हैं एक बार, कि कहीं कुछ ऐड करना हो या कुछ सही करना हो। 4 ये सही है और ये स्ट्रक्चर इन्होंने ड्रॉ कर दिया है, ये भी सही है। ओके, ये सर्कल्स बनाए हुए हैं। सर्कल्स अगर आपकी देखिए ड्राइंग अच्छी है तो फिर तो बना दें, नहीं तो रहने दें। CH2 डिफरेंट फॉर सेम फंक्शनल ग्रुप सेम जनरल फॉर्मूला। सेम फंक्शनल ग्रुप एक पॉइंट ऐड किया हुआ है, तो आप लोग ये कर सकते हो। हालांकि उन्होंने लिख दिया कि एनी 2 रीजंस, तो ये आपको कोई चक्कर नहीं है, आप 2 से ज्यादा रीजन लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन सही होने चाहिए, नहीं आता तो फिर मत लिखो।
और तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें इंटरनल चॉइस है। कार्बन कंपाउंड ए है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन है और बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन है। तो अगर अब आप लोगों ने कार्बोनेट्स कंपाउंड का जो स्टार्टिंग वाला पेज ही है ना, सेकंड पेज, वहाँ पे एक पिंक टेबल बना हुआ है, जिन बच्चों ने वो पिंक टेबल अच्छे से किया हुआ है वो तो ये पहचान जाएंगे इसी को देखते हुए कि ये किसकी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है इथानॉल की। इथानॉल C2H5OH। कार्बन के दो है, H के 6 है, 5 और 1 6 है, ऑक्सीजन 1 है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, ये पानी के साथ हर प्रोपोर्शन में घुल जाता है। तो वो जो टेबल था वो पिंक टेबल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो कि उसी में से क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने बना लिया है। आइडेंटिफाई कर दें ए को एंड ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इथानॉल है जी, और डॉट स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ कर देते हैं। C2H5OH मैं इस तरीके से लिख लूंगा और कंपाउंड लिख दूंगा इथानॉल। कार्बन 2 है तो पहले 2 कार्बन बना दो और कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दो। कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के बना दिए। उसके बाद हाइड्रोजन अटैच करने हैं आपको, तो हाइड्रोजन लगा देंगे हम लोग साइड में। 1 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, तो 5 हाइड्रोजन लग गए। अब OH लगाना है तो इधर O लगेगा पहले, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, इस तरीके से अटैचमेंट होगी। बस फिर क्या है, अब आपको कंपाउंड बन गया है। अब इनकी बॉन्डिंग दिखा दो लाइक दिस। ये इस कार्बन के ये 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, इस कार्बन का 1 2 3 4 सेटिस्फाई हो गया। ऑक्सीजन को 2 की रिक्वायरमेंट होती है, एक यहाँ से हो गया और एक यहाँ से हो गया। हाइड्रोजन का भी घर पूरा है। अगर आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है 2,6, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए ऑक्सीजन के और 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल वाले ये रिप्रेजेंट कर दोगे। और इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथानॉल का बन गया। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है फिर तो आप लोग ये सर्कल खींच दो, अगर ड्राइंग अच्छी नहीं है तो रहने देना, एक आधा सर्कल खींच दियो, मैं तो कहता हूँ वो भी रहने दियो, बस कोई चक्कर नहीं है, आपका नंबर नहीं कटेगा। गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी 2 होमोलॉगस ऑफ ए। अब किसी भी दो आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले लिखने हैं ए के, बड़ा आसान है। क्या है? C2H5OH। अभी क्या पढ़ा होमोलॉगस में कि CH2 का डिफरेंस होता है, CH2 ऐड कर दो, मतलब यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 है, एक बढ़ा दो 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 5, इसको तो अलग ही रख दो, 5 में 2 ऐड कर दो 7। ये बन गया प्रोपानोल, प्रोपेनॉल बोल दो। उसके बाद CH2 और ऐड कर दो, C4H9OH, ये बन गया मेरा ब्यूटानॉल। ठीक है जी, तो ये 2 मेंबर आ गए। जो मर्जी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से 2 मेंबर्स भी हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब 10th क्वेश्चन पे आ गए हैं। 2 पी प्लांट्स, 2 मटर के पौधे हैं, 1 विद राउंड येलो सीड। राउंड येलो सीड है, सभी कैपिटल है, यानी कि राउंड डोमिनेट है और येलो भी डोमिनेट है। एंड अनदर विद रिंकल ग्रीन, रिंकल भी रिसेसिव है और ग्रीन भी रिसेसिव है। प्रोड्यूस F1 प्रोजेनी दैट हैव राउंड येलो सीड्स। बिल्कुल ठीक है, उनका राउंड और येलो सीड्स वाले प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगे। When F1 are self pollinated, अब जो F1 के प्लांट है उनका सेल्फ पॉलिनेशन किया गया, which new combination of characters is expected in F2 progeny। तो कौन से नए कॉम्बिनेशंस आपको दिखाई देंगे F2 में? बहुत डायरेक्टली दिया हुआ है हमारी बुक में। यहाँ पे आपको कौन कौन से नए दिखाई देंगे? राउंड विद ग्रीन और रिंकल विद येलो, ये 2 नए कॉम्बिनेशन है जो आपको F2, ये तो दिखाई देंगे ही देंगे, राउंड विद येलो और रिंकल विद ग्रीन। बट इसके अलावा 2 नए कॉम्बिनेशन मिलेंगे, राउंड विद ग्रीन और रिंकल विद येलो। और ये क्या बोलते थे? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
हाउ मैनी सीड्स विद दीज न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन अ टोटल 160 सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इन F2 जनरेशन। तो कहता है कितने सीड्स हैं जो इन नए कॉम्बिनेशन के साथ प्रोड्यूस होंगे अगर टोटल 160 सीड्स को प्रोड्यूस किया गया है F2 प्रोजेनी में। एक्सप्लेन करे रीजन देते हुए। अगर आप लोगों को याद हो जो हमारी रेशो निकल के आई थी, जो एक्सपेरिमेंट था, जो फिगर थी 9.5 में 9:3:3:1 थी। ये मतलब 16 प्लांट्स के लिए रेशो था जिसमें 9 थे राउंड विद येलो बोल तो इसके अकॉर्डिंगली, 3 थे राउंड विद ग्रीन, 3 थे रिंकल विद येलो और 1 था रिंकल विद ग्रीन। तो हमसे ये नई कॉम्बिनेशन का पूछा गया है तो यानी कि 3:3 का रेशो जाएगा। अब यहाँ पे सीड्स 160 हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा 90, 30, 30 और 10। तो इसका मतलब क्या है कितने सीड्स होंगे नए कॉम्बिनेशन वाले टोटल 30 + 30 दैट इज 60 नए सीड्स आप लोगों को सीड्स मिलेंगे जिनमें नया कॉम्बिनेशन होने वाला है। दिस इज द आंसर। चलिए अब अपना आंसर मिला लेते हैं। कुछ ना कुछ तो मिलेगा जो हमें ऐड करना पड़ेगा, पक्की बात है। ओके, राउंड ग्रीन 30, रिंकल येलो 30 सही है, न्यू कॉम्बिनेशन बिकॉज ओके। अच्छा ये तो बस रीजन वो जो अपना बोला था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस वाला, वही मतलब बन जाएगा आंसर। ठीक है जी, तो ठीक है आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, मुझे लगा कुछ और ना ऐड करना हो। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। It would cost a man rupees 3.50 rupees to buy 1 kilowatt hour of electric energy from main electricity board. मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से एक बंदे को 1 किलोवाट आवर के लिए 3.5 रुपए देने पड़ेंगे, पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे वट एवर। हिज जनरेटर हैज अ मैक्सिमम पावर ऑफ 2 किलोवाट। जनरेटर की जो पावर है मैक्सिमम 2 किलोवाट है। जनरेटर प्रोड्यूसेस एनर्जी एट दिस मैक्सिमम पावर फॉर 3 आवर्स। जनरेटर 3 घंटे के लिए इस मैक्सिमम पावर पे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। कैलकुलेट हाउ मच इट कॉस्ट टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अगर इतनी एनर्जी वो बोर्ड से ले तो फिर उसको कितना खर्चा देना पड़ेगा, वो कहता है आप लोग कैलकुलेट करें। कमर्शियल की बात हो रही है तो कमर्शियल एनर्जी की यूनिट होती है किलोवाट आवर, यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर किलोवाट में और टाइम आवर्स में। कितनी किलोवाट पावर लेनी है आपने 1 किलोवाट आवर। चलिए नहीं 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 1 किलोवाट आवर नहीं लेनी हम लोगों ने, हमें चाहिए 2 किलोवाट। तो 2 किलोवाट पावर। टाइम कितने टाइम के लिए 3 आवर्स के लिए, तो 3 टाइम हो गया 3 आवर्स। कोई मंथ नहीं है कोई साल नहीं है, यानी कि एक ही दिन की यहाँ पे बात हुई है सिर्फ 3 आवर्स के लिए। तो पावर चाहिए 2 किलोवाट, 3 घंटे का टाइम है मेरे पास, तो टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो गई 6 किलोवाट आवर। कॉस्ट कितनी है 1 किलोवाट आवर की, कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.5 रुपए 3.50। और टोटल मेरे को कितना रिक्वायरमेंट है 6 का, तो मुझे 6 के साथ क्या करना पड़ेगा 3.50 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करते हैं मल्टीप्लाई, आई थिंक 21 आएगा, 21 रुपीज। तो 21 रुपए देने पड़ेंगे, 21 रुपए का कॉस्ट पड़ेगा। चेक कर लेते हैं आंसर अपना, 21 रुपीज बिल्कुल सही है। पावर इंटू टाइम वही सेम चीज है, तो 21 रुपीज कॉस्ट पड़ने वाली है अगर वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से परचेज करते हैं इतना एनर्जी। ओके बी क्वेश्चन है, स्टूडेंट बॉइल्स वाटर इन अ इलेक्ट्रिक केटल फॉर 20 मिनट्स। एक स्टूडेंट ने वाटर बॉईल किया है केटल में 20 मिनट्स के लिए। यूजिंग द सेम मेन सप्लाई सेम रखते हुए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखेंगे। ही वॉन्ट्स टू रिड्यूस द बॉइलिंग टाइम ऑफ वाटर। वो चाहता है कि बॉइलिंग टाइम कम हो जाए, यानी कि जल्दी वाटर बॉईल होना चाहिए। To do so, should he increase or decrease the length of the heating element? हीटिंग एलिमेंट की लेंथ इंक्रीज करनी चाहिए या डिक्रीज करनी चाहिए, अपना आंसर जस्टिफाई करें। चलिए देखते हैं। हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, I स्केयर RT होता है।
लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे बात की जा रही है मेन सप्लाई सेम रखनी है, तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे लेकर आना है तो या तो मैं VIT फॉर्मूला यूज करूंगा या फिर यूज करना पड़ेगा V²/RT। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं लगाएंगे अपन, सेकंड या थर्ड की बात करेंगे। अब लेंथ की बात की है तो आपको पता है जो लेंथ का कनेक्शन है वो डायरेक्टली रेजिस्टेंस से जुड़ता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ρL/A। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग सेकंड फॉर्मूला ना यूज करके तीसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, ρL/A × T। तो अब देखो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करनी है तो लेंथ क्या करनी पड़ेगी, ना तो वोल्टेज बदल रही है, ना वायर का एरिया चेंज किया आपने, टाइम आप चेंज कर रहे हो, कम करना है वो तो। रो मटेरियल का नेचर भी नहीं बदल रहा क्योंकि हीटिंग एलिमेंट तो सेम रखा है आपने। तो एल क्या होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है हीट के। तो इसका मतलब क्या है, एल कम करनी पड़ेगी ताकि हीट क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए और बॉइलिंग होने में टाइम कम लगे। तो आंसर क्या आएगा, डिक्रीजिंग द लेंथ। और ये सारा आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मतलब इसी तरीके से मैथमेटिकली। बाकी चेक कर लेते हैं अगर डायरेक्टली कोई आंसर हो, बट मुझे लगता नहीं। टू रिड्यूस द बॉइलिंग पावर विद द रेट ऑफ प्रोडक्शन शुड बी लार्ज। पी, इन्होंने पावर का फॉर्मूला यूज किया हुआ है, V इज कांस्टेंट, R शुड बी डिक्रीज, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L शुड डिक्रीज। सेम चीज है, बस इन्होंने पावर के साथ उसको कंबाइन कर दिया है, हम लोगों ने हीट के साथ कंबाइन किया है, बट आंसर सेम आएगा और मैथमेटिकली में वही चीजें चली जाएगी। आप देखो ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, H/T करोगे तो पावर बन जाता है, तो इसलिए V²/R ही यूज किया हुआ है। तो यू विल गेट फुल मार्क्स, कोई चक्कर नहीं है। चलिए नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है जो आप लोग देख रहे हो। अब उन्होंने पूछा है अबव सर्किट, इस सर्किट में करंट रीडिंग जो एमीटर में है वो 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि लाइक दिस 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। मैं यहाँ पे एरो बना लेता हूँ। तो ये 2 एम्पियर का करंट है, यहाँ से चला और ये आगे डिवाइड होता गया ब्रांचेस में, और दोबारा फिर से 2 एम्पियर का करंट यहाँ पे चला गया वापस सेल के अंदर। अब कहता है कि R1 की वैल्यू बताओ क्या होगी, इस रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू पता करनी है। पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट दिया हुआ है। देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, I/R बाय ओहम्स लॉ। यहाँ पे रेजिस्टेंस है 6 और करंट है 2, तो 2 × 6 कितना हो गया, 12 वोल्ट हो गया। तो यानी कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इसका मतलब ये हो गया है कि 12 12 24 वोल्ट तो इन्हीं दोनों के अक्रॉस जो है वो ड्रॉप हो गया, टोटल 30 है। तो नेट पोटेंशियल अब कितना बच गया है, नेट पोटेंशियल अक्रॉस किसके, आप इसको लिख देते हैं क्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 5 ओहम 10 ओहम R1 ओहम। तो इनके अक्रॉस कितना पोटेंशियल बच गया है, 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस बच गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि जब हम लोग इन तीनों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट है, यहाँ पे भी 5 वोल्ट है और यहाँ पर सॉरी यहाँ पे भी 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है। चलिए यहाँ पे करंट कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं, या फिर चलिए करंट कैलकुलेट करते हैं। इस ब्रांच में मैं इसको AB का नाम दे देता हूं। AB में जो करंट है उसका फॉर्मूला क्या होगा, V/R, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितनी है, 6 है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, और रेजिस्टेंस है 5। तो ये आपका आ गया 1.2 एम्पियर, यानी कि 2 एम्पियर में से 1.2 एम्पियर का करंट तो इसमें से फ्लो कर गया। उसके बाद इसको अपन मान लेते हैं CD में से जो करंट है वो कितना जाएगा, वोल्टेज 6 है, रेजिस्टेंस है मेरा 10 ओहम, तो यानी कि 0.6 एम्पियर। तो अब ये जो अपनी XY है इसमें से कितना करंट जा रहा है, देखिए 2 एम्पियर का करंट चला था, 1.2 तो इधर चला गया, उसके बाद 0.6 यहाँ पे चला गया,
तो 1.2 और 0.6 हो गया 0.8, तो 2 में से 0.8 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, 0.2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। यानी कि हम लोग क्या लिख देंगे, 2 माइनस 1.2 माइनस 0.6 दैट इज 0.2 एम्पियर करंट। करंट मुझे पता चल गया। अब मुझे आर निकालना है। करंट का फॉर्मूला क्या है, V बाय आर। आर का फॉर्मूला V बाय आई। वोल्टेज कितनी रहेगी, 6 ही रहेगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। करंट कितना है, 0.2 है। पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा दो तो कितना आ गया, 30 ओहम का रेजिस्टेंस आ गया। तो R1 की वैल्यू आ गई है 30 ओहम, और यही हमसे पूछी थी। चलिए चेक कर लेते हैं अपना आंसर सही भी है या कैलकुलेशन में कोई कर दी गड़बड़। 6 ohm R1 equating 30 ohm ही आंसर आ रहा है। यस यू कैन चेक, 30 ohm इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर है। मतलब आपने सिर्फ अपना लॉजिक क्लियर रखना है। लॉजिक अगर क्लियर है तो आप लोगों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। और लॉजिक क्या कहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, करंट डिवाइड हो सकता है। तो हमने वही लॉजिक लगा के पहले पोटेंशियल निकाल दिया और फिर हर ब्रांच में करंट कैलकुलेट कर लिया और फिर ओम्स लॉ लगा के हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है। चलिए सेकंड पार्ट देखिए क्या है। सेकंड में इन्होंने हमें अगेन एक सर्किट दे दिया है। तो पूछा है टोटल रेजिस्टेंस बता दो सर्किट का कितना है और टोटल करंट भी बता दो कितना है। चलिए अब यहाँ पे सर्किट को रीड्रॉ करने वाला कंसेप्ट उठता है कि हमें दोबारा दोबारा सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड। ओके चलिए सबसे पहले तो ये देखिए R3 और R4 ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है क्योंकि इनकी एंड टू एंड ज्वाइनिंग हो रही है। तो R3 और अगर R4 सीरीज में है तो इनका रेजिस्टेंस क्या बनेगा, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। R3 प्लस R4 6 प्लस 4 दैट इज 10 ओहम। तो इनका डायग्राम कैसे बनाएंगे, दिस इज 7 ओहम। इन दोनों का बेक रेजिस्टेंस बन जाएगा लाइक दिस, और ये आपका हो गया 10 ओहम। और इस तरीके से ये हमारा नया डायग्राम ड्रॉ हो गया। तो दिस इज R1 जिसकी वैल्यू 7 ओहम है। ये है आपका R2 जिसकी वैल्यू 10 ओहम है। ये है आपके पास R3 प्लस R4 को ज्वाइन करके 10 ओहम बना। इसको आप कोई नया नाम देना है दे सकते हो, लेट मी से R डैश, अदरवाइज अगर नहीं भी देना चाहते फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस 24 का है और सारी वैल्यूज आपकी डन हो गई। अब ये दोनों रेजिस्टेंस R2 एंड R डैश ये आपके पैरेलल में कनेक्टेड हैं और पैरेलल में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिप्रोकल एडिशन। तो 1/10 प्लस 1/10 तो इट विल बिकम 2/10 और ये आपका बन गया 1/5। तो जो पलटाओगे तो ये बन जाएगा 5 ओहम। तो इसका मतलब क्या है, R डैश और R2 को मिला के जो नेट रेजिस्टेंस बना है वो 5 ओहम बना है। और आपको अगर कंसेप्ट याद हो, पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती थी दो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, तो वही चीज यहाँ पे आपको मिल रही है। अब ये 5 ओहम हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। अब 7 और 5 क्लियर है कि सीरीज में कनेक्टेड है, तो क्या हो गया, तो इनका बन गया 7 प्लस 5 दैट इज 12। बहुत इजी हो रहा है। तो यहाँ पे एक बैटरी लगा दी है 12 ओहम की और ये 24 वोल्ट। तो ये आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया है जी 12 ओहम का। तो 12 ओहम तो ये आ गया। करंट पूछा हुआ है, ओहम्स लॉ लगा दो V बाय R करके। वोल्टेज कितनी है 24, रेजिस्टेंस है 12, तो 24/12 कितना हो गया 2 एम्पियर आ गया। तो यानी कि करंट टोटल 2 एम्पियर है और वोल्टेज सॉरी रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 12 ओहम रेजिस्टेंस है। चलिए आंसर मिला लेते हैं। कैलकुलेशन का खेल है, कंसेप्ट का खेल है, कंसेप्ट प्लस कैलकुलेशन मींस फुल मार्क्स। ओके यहाँ पे आंसर 2 एम्पियर, यस ये 2 एम्पियर आप देख रहे हो 12 ओम, यस ठीक है जी आंसर बिल्कुल ओके है। स्टेप मार्किंग की हुई है तो मतलब अगर आप जो जो स्टेप आपका सही होता जाएगा उसके लिए आपको नंबर मिलते जाएंगे। तो फिर ध्यान से करने हैं हर स्टेप पर। ओके उसके बाद देखिए गैस ए फाउंड इन द अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ऊपर लेयर्स में मिलती है एक गैस ए, ओजोन की बात हो रही है यार, पता ही है।
डेडली पॉइजन है नीचे, लेकिन एसेंशियल है सभी लिविंग बींग्स के लिए। नीचे तो हमारे लिए जहर का काम करती है, लेकिन ऊपर थोड़ी हम लोग जा रहे हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये गैस का जो अमाउंट है वो डिक्लाइन कम होता जा रहा है 90-80 में। ओजोन गैस है, ये कैसे फॉर्म होती है? दो स्टेप्स थे। पहले ऑक्सीजन जो था वो यूवी रेडिएशन की वजह से ऑक्सीजन के एटम्स में टूटता था, फिर ये ऑक्सीजन की एटम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके ओजोन का मॉलिक्यूल बना देती थी। तो ये चीज आएगी आपके पास ऑप्शन मतलब जो पार्ट ए है उसके आंसर में। चेक कर लेते हैं, कुछ और ऐड करना हो, माइनस करना हो। ओजोन है और प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन, यही बात किया। हायर एनर्जी है वो स्प्लिट कर देती है, फ्री एटम्स में कंबाइन हो जाता है। यस ओके है जी। रिएक्शन जरूर लिखना, ठीक है ना? रिएक्शन लिखने से आपके आंसर की रूपरेखा अच्छी लगती है। Why is it essential for all living being? क्यों essential है? क्योंकि हार्मफुल यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर हार्मफुल यूवी रेडिएशन हमारे तक पहुंच गई तो हमें बहुत सारी डिसीजेज हो सकती है, स्पेशली स्किन कैंसर। स्टेट दी कॉज फॉर द डिप्लीशन, इस गैस के डिप्लीशन होने का वजह क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो सिंथेटिक केमिकल्स है जो हम लोग रेफ्रिजरेंट्स में यूज करते हैं, एयर कंडीशनर में यूज करते हैं, ये इस वजह मतलब डिप्लीशन की मेन वजह है। चलिए चेक कर लेते हैं। ओके, ओजोन शील्ड द सरफेस ऑफ अर्थ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, बिल्कुल सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी सही है। विच आर योर रेफ्रिजरेंट? फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, गुड। और ये ठीक है जी, ओके है। फायर एक्सटिंग्विशर्स जरूर ऐड कर दे, ठीक है। एयर कंडीशनर में भी हालांकि आई थिंक यूज होता है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, चलो छोड़ देना, या वेरीफाई करके लिख देना। ओके देन क्वेश्चन, ओके सेक्शन सी शुरू हो रहा है जिसमें दो क्वेश्चन है और केस बेस है, केस की स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं क्या केस है। साहिल परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ जीन्स। साहिल साहिल मेरे पास एक स्टूडेंट भी है 10th क्लास में, तो साहिल ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया लेकिन हमें नहीं बताया, और इनहेरिटेंस पैटर्न का स्टडी किया है। ही क्रॉस्ड टॉल पी प्लांट्स, क्रॉस करवाया है टॉल पी प्लांट्स का शॉर्ट पी प्लांट्स के साथ, और सभी टॉल प्लांट्स उनको मिल गए। व्हाट विल बी द सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन F1 जनरेशन? F1 जनरेशन में क्या सेट होगा? एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, जो मर्जी उठा लो यही बनने वाला है, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो एक ही बार लिख दोगे आंसर तब भी ठीक है, 4 बार लिख दोगे तब भी ठीक है। गिव रीजंस व्हाई ओनली टॉल प्लांट्स आर ऑब्जर्व इन F1 प्रोजेनी। सभी टॉल क्यों दिखाई दिए? क्योंकि जो टॉल था वो डोमिनेटेड था, डोमिनेट रेट होने की वजह से सभी प्लांट टॉल ही एक्सप्रेस हुए। When F1 were self pollinated, अब जब इनका सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, टोटल ऑफ 800 प्लांट्स प्रोड्यूस हुए। हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी टॉल, मीडियम हाइट और शॉर्ट प्लांट्स? गिव जेनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन। हमें पता है जब आप F2 की बात करते थे तो हमारा रेशो लाइक दिस ऐसे आता था, कैपिटल टी 2 बार, फिर एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी स्मॉल टी, ये तीनों होते थे टॉल, और ये होता था ड्राफ्ट या शॉर्ट, मीडियम का तो कोई था ही नहीं। तो यानी कि 3:1 थी। तो अब 800 टोटल प्रोड्यूस हुए, तो 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 400, 800 सॉरी, तो 4x इज इक्वल टू 800। तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 200। तो इसका मतलब क्या है, जो टॉल प्लांट्स है वो टोटल कितने आ गए आपके पास? 600, और जो शॉर्ट वाले थे वो कितने आएंगे? 200 आएंगे। और जेनोटाइप क्या है F2 जनरेशन का? F2 जनरेशन का जेनोटाइप यही बनता है जो अपन ने लिखा, टीटी 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 टीटी, है तो सारे टी, लेकिन कैपिटल और स्मॉल का इशू है, और उसी वजह से ये जेनोटाइप, जेनोटाइप जो जीन्स की सीक्वेंस है उसकी आप बात कर सकते हैं। तो ये अपना सी पार्ट भी डन हो गया। चेक कर लेते हैं आंसर, आंसर जरूर चेक कर लेने चाहिए। टी सही है, टी डोमिनेट रेट्स है, रिसेसिव ट्रेट्स है, तो ठीक है जी। 612 ठीक है, ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, और इसके साथ एक चॉइस भी मिल रही है आप लोगों को। When F1 plants were cross-pollinated with plants having TT genes, a total of 800 plants were produced. जब F1 प्लांट्स की क्रॉस पॉलिनेशन करवाई गई उन प्लांट्स के साथ जिनका जीन टीटी था,
F1 में क्या था, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इनका क्रॉस करवाया गया स्मॉल टी के साथ, तो 800 प्लांट टोटल बने। तो इनमें से कितने टॉल, मीडियम या शॉर्ट होंगे, और F2 का जेनोटाइप भी बनाओ। देखिए इसकी क्या क्या चांस होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों टी स्मॉल और दोनों टी स्मॉल। मैं थोड़ा बेटर लिखता हूँ, मैं कलर चेंज करके करता हूँ, समझना जिनको नहीं आया, जिनको मैं थोड़ा दिक्कत हो रही होगी ना, वो ज्यादा उनको समझ में आ जाएगा आसानी से। ये हो गया और ये हो गया। ये F1 की बात हो रही है, F1 से जो बने थे, और ये वाले जो हमारे पास आ रहे हैं, ये जो आपको नया एक वेरिएंट नया जीन के लिए दिया गया है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इसमें क्या बनेगा आपका रिजल्ट, इसमें आपका रिजल्ट बनेगा एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। उसके बाद कैपिटल टी से टी के साथ जाएगा, तो ये भी क्या बनेगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। फिर ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी, तो दोनों ही स्मॉल टी जाएंगे। यहाँ पे भी ये स्मॉल टी, अब ये स्मॉल टी, तो स्मॉल टी जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 50% तो क्या बनेंगे, टॉल, और 50% क्या बनने वाले हैं, शॉर्ट, क्योंकि टी डोमिनेट है तो एक ही कॉपी काफी है। तो 800 में से टॉल कितने हो गए, 50%, तो यानी कि 400 हो गया टॉल, और 400 की क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। दिस इज द आंसर। मीडियम वाले कोई भी नहीं होंगे। और जेनोटाइप क्या है F2 जनरेशन का, वो ये है जो आपके सामने है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, बोथ स्मॉल टी, बोथ स्मॉल टी। तो ये आपका ऑप्शन भी आ जाएगा। ऑप्शन मतलब इसमें जो चॉइस में आंसर दिया, जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये बनेगा। चेक करेंगे फिर भी अपन। तो टी 400 टॉल, 400 शॉर्ट, और टी तो बिल्कुल सही है। देखिए आप लोगों का ये आंसर मतलब आ रहा है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सैंपल क्वेश्चन पेपर फिजिक्स। Ansari sir was demonstrating an experiment in class with the setup as shown in figure। एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है सर के द्वारा क्लास में, और ये सेटअप किया, स्प्रिंग है, एक मैग्नेट है, स्टेशनरी कॉइल है, गैल्वेनोमीटर है, मैग्नेट मूव कर सकती है। मैग्नेट इज अटैच टू स्प्रिंग, मैग्नेट को स्प्रिंग के साथ अटैच किया है। मैग्नेट कैन गो इन एंड आउट ऑफ द स्टेशनरी कॉइल, कॉइल के अंदर और कॉइल से बाहर जा सकती है, लेकिन कॉइल कोई मूवमेंट शो नहीं करेगी। ही लिफ्टेड द मैग्नेट, उन्होंने मैग्नेट को लिफ्ट कर दिया, ऊपर उठा दिया, एंड रिलीज इज टू मेक इट ऑस्किलेट थ्रू द कॉइल, और इसको रिलीज किया ताकि ये कॉइल के थ्रू ऑसिलेट हो सके, यानी कि ऊपर नीचे हो सके। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमिना, अब जो फिनोमिना आप समझ रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आंसर क्या होंगे। What is the principle with what is the principle which Ansari sir is trying to demonstrate? कौन सा प्रिंसिपल बताने की सर कोशिश कर रहे हैं। आपने एक कॉइल लिया हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, कोई करंट का सोर्स नहीं है, तो हम लोग करंट इंड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिंपल सा आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रो ईएमआई, मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें करंट इंड्यूस करने की कोशिश की जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये फिनोमिना डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। What will be observed when the magnet starts oscillating through the coil? Explain the reason behind this observation। जब मैग्नेट ऑस्किलेट होना शुरू हो जाएगी तो क्या ऑब्जर्व होगा, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी, जिससे क्या इंडिकेट होगा कि कॉइल के अंदर एक करंट इंड्यूस होना शुरू हो गया है। और उसका रीजन क्या है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है किसी कॉइल का, तो उसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हमारा आंसर रहेगा। कंसिडर द सिचुएशन वेयर द मैग्नेट गोज इन एंड आउट ऑफ द कॉइल, सिचुएशन है जिसमें मैग्नेट अंदर और बाहर जा रही है कॉइल के। स्टेट टू चेंजेस व्हिच कुड बी मेड टू इंक्रीज द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, दो चेंज बताइए जो आप करोगे ताकि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो जाए। देखिए बड़ा आसान है, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दो, क्योंकि जितनी ज्यादा टर्न्स होंगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और उतना ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। दूसरा है कि जो ये आपने मैग्नेट ली है, ये आप एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लोगे तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और उतना ज्यादा करंट भी इंड्यूस होगा। और इसके अलावा हम लोग ले सकते हैं कि जो ये ऑस्किलेट होने की स्पीड है, अगर आप इसको भी इंक्रीज करवा दोगे तो उससे भी जो करंट इंड्यूस है वो फटाफट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा जल्दी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है उतना ही इंड्यूस करंट भी ज्यादा होगा। तो इस तरीके से ये चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि आंसर में क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्लस माइनस कर देंगे। गुरुजी हैं ये अपने।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ठीक है जी, पहला तो नंबर पूरा है, देयर विल बी करंट इन रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल, ठीक है, दूसरा भी ठीक है, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक कॉइल ठीक है। इन्होंने वो नहीं बात की कि मैग्नेट की मूवमेंट बढ़ा दो, स्पीड तेज कर दो, मैग्नेट स्ट्रॉन्ग लिया हुआ है और एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स की बात हुई है, तो आप अपना आंसर यहीं पे ही लिमिट कर दोगे। सेकंड में रिलेटिव मोशन की बात की है, ठीक है जी, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, सही है। चलिए 15 क्वेश्चन में आप लोग को मिल रही है चॉइस, इंटरनल चॉइस, लेट अस सी कि क्या है चॉइस में। okay, is there, just a minute, okay, बस यही है। इज देयर एनी डिफरेंस, आपको 15 क्वेश्चन के सी पार्ट में अकेला चॉइस मिला है, ये पूरे का पूरा चॉइस नहीं आई थिंक। एक मिनट मार के चलिए पहले बार क्वेश्चन लेते फिर देख लेंगे। Is there any difference in the observation in the galvanometer when the magnet swings in and then out of stationary coil? Justified or answer? क्या कोई डिफरेंस है ऑब्जर्वेशन में गैल्वेनोमीटर की, अगर मैग्नेट स्विंग झूलती है इन और फिर उसके बाद वो कॉइल से बाहर आएगी, स्विंग्स इन एंड देन आउट ऑफ द स्टेशनरी कॉइल। ये तो शायद ये हो सकता है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए, मतलब इन एंड देन आउट, ये थोड़ा वो लग रहा है, क्योंकि अगर जैसे पर्टिकुलर हमने से अपने उसमें एक्टिविटी में पढ़ा था कि अगर नॉर्थ पोल जैसे जाता है तो फिर करंट मान लो राइट साइड के लिए वो नीडल डिफ्लेक्ट हुई है, और अगर नॉर्थ पोल को आप दूर लेके जाते हैं तो लेफ्ट साइड पे डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो आई थिंक शायद ऐसा ही कुछ हो सकता है। स्विंग्स इन, झूलती है, एक मिनट में श्योर नहीं हूँ, चेक करते हैं सर। ओके, नहीं ये पूरे का पूरा ही है, मतलब 1 2 4 हाफ हाफ 1 2, नहीं ये सिर्फ सी पार्ट में आपको चॉइस मिली हुई है, मतलब ए और बी तो करना कंपलसरी है, सी के आपको पार्ट के लिए इंटरनल चॉइस मिली हुई है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। व्हेन द मैग्नेट मूव्स इनटू द कॉइल, जब कॉइल के अंदर मैग्नेट मूव करती है, एमीटर शोज अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स वन साइड से लेफ्ट, तो एमीटर एक साइड पे डिफ्लेक्शन शो करेगा, मान लो लेफ्ट पे। When magnet moves out of the coil, emitter shows a deflection towards right, और जब वो मैग्नेट बाहर निकलेगी तो वो राइट साइड की तरफ करेगा, मतलब डिफ्लेक्ट सही है। दिस इज ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल एज द मैग्नेट मूव्स इन एंड आउट, तो मूव इन और आउट करती है तो वो मतलब उसका फ्लक्स चेंज होता है, और चेंज होने की वजह से करंट की डायरेक्शन में आपको फर्क दिखता है, क्योंकि एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है और एक बार डिक्रीज हो रहा है। फ्लक्स इंक्रीजेस व्हेन द मैग्नेट इन, बिल्कुल जब मैग्नेट अंदर जाती है तो फ्लक्स इंक्रीज होता है, एंड डिक्रीजेस व्हेन द मैग्नेट गोज आउट, और जब मैग्नेट बाहर आती है तो वो डिक्रीज हो जाता है। तो खास समझ में नहीं आया, मतलब वो तो था ही, तो सेकंड क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था इन्होंने, ठीक है, या फिर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ प्रॉपरली, हो सकता है। चलिए ठीक है, ओवरऑल गुड सैंपल क्वेश्चन पेपर, ये अच्छा सैंपल क्वेश्चन पेपर था। ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अच्छे से की हुई है तो 40 आउट ऑफ 40 आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ज्यादा टिपिकल, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट अगर क्लियर है जिस बच्चे के, उसके लिए ये पेपर नहीं है, एक फेस्टिवल है, एक जश्न है, एक खुशी, एक उत्साह है, और अपनी मेहनत से पेपर कर सकते हो, नकल करने की भी जरूरत नहीं है। नकल तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, जिस बच्चे ने मेहनत कर ली है 2 महीने में भी उसके 40 आउट ऑफ 40 है, लेकिन जो मेहनत से भागेगा उसको नकल ही करनी पड़ेगी, उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट को अच्छे से समझ रहे हैं, उनके लिए 40 आउट ऑफ 40 वेट कर रहे हैं जब भी पेपर आ जाए, चाहे मार्च के एंड में आ जाए, चाहे अप्रैल के स्टार्टिंग में आ जाए, whenever they will get 40 out of 40 based on this sample question paper. All the very best to all of you. Thank you.